Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. First article is talking about the reflection on artificial intelligence as friend of foe. देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज की डेट में आप और हम देखें तो हम हर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप अलेक्सा की बात कर लीजिए या सीरी की बात कर लीजिए, यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एवरी डे। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है विच इज़ दी चैट जीपीटी। तो देखिए जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आप एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। एआई का जो ये टर्म है इसको कॉइन किया गया था 1950 में, जो कि रेफर करता है एक स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय द मशीन। सो एआई, एमएल या डीएल ये कॉमन टर्म्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरचेंजेबली, बट यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो व्हेन यू आर रीडिंग एआई आपको एमएल और डीएल जैसे शब्द भी देखने मिलेंगे। एमएल वर्ड की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए ये एक सबसेट होता है एआई का, जहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स, जो अलाउ करता है कंप्यूटर को लर्न करने के लिए फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। सो वहीं अगर हम डीएल वर्ड की बात करें तो डीएल यहाँ पर क्या होता है, ये सबसेट होता है एमएल का भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्रोनोलॉजी है एआई देन एमएल एंड डीएल। ये यूज़ करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, जिसकी वजह से ये डेटा को लर्न करता है जैसा और उसी तरीके के सिमिलर जो ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से उसे लर्न करता है उसी तरीके से डीएल भी यहाँ पर लर्न करता है। अब अगर हम एआई की बात करें तो देखिए एआई को एज पर द आर्टिकल ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर एआई को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द नैरो एआई, अनदर वन इज़ द स्ट्रॉन्ग एआई, या आप उसे यूजुअली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। देखिए जब हम नैरो एआई की बात करते हैं तो नैरो का मतलब ही होता है वीक या फिर लिमिटेड टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर टास्क होते हैं वही डिज़ाइंड होते हैं, मतलब एक इस तरीके का एआई जो कि लिमिटेड है अपने स्पेसिफिक वे में। ये क्या करता है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बेनिफिट सोसाइटी, जिसमें ऑटोमेटिक टाइम कंज्यूमिंग जो टास्क होते हैं उन्हें एनालाइज करना, ठीक है, जिन्हें यूजुअली ह्यूमंस नहीं कर सकते उनको यहाँ पे ईजी करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे वीडियो गेम्स, जैसे चेस या पर्सनल असिस्टेंस, या अमेज़ॉन का आप एलेक्सा बोल लीजिए या एप्पल की सीरी बोल लीजिए, ये किसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको वीक एआई या फिर नैरो एआई का पार्ट देखने मिलेंगे। अब अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो ये जो एआई सिस्टम होता है ये इम्प्रूव कर देता है हमारे जो डे टू डे टास्क होते हैं ह्यूमन को असिस्ट करने में, स्पीच रिकॉग्निशन करने में, ट्रांसलेशन करने में, या यहाँ तक कि कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कई बार आप गूगल लेंस या किसी भी लेंस की मदद से फ़ोटो को कैप्चर करते हैं और आप उसे सर्च करते हैं एंड यू विल गेट टू नो दी एग्जैक्ट कि ये फ़ोटो किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टास्क होते हैं जो आपको नैरो एआई में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं पर एक और एआई हमें देखने मिल जाता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोल देते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जो कैरी करता है टास्क बिल्कुल ह्यूमन की तरह। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं, इनको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है ताकि अलग अलग सिचुएशन को हैंडल कर सकें, जिस तरीके से इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग को हेल्प कर सके बिना किसी भी व्यक्ति की मदद से। दैट मीन्स आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक अ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो आर्टिफिशियल अगर हम एजेआई की बात करें तो देखिए एजेआई वो है जो कि अपने आप में नैरो नहीं है, ये ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं, इनके पास एक कॉमन सेंस आपको देखने मिलेगा। बट यहाँ पर आपको कॉमन सेंस किस तरीके का होगा, मेक अ ह्यूमन सेव लाइफ इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जैसे कि जो रोबोट्स हैं वो यहाँ पे अनमूव्ड हो सकते हैं, बट देयर आर नो क्रेडिबल एफर्ट्स टू बिल्डिंग एजेआई येट। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि एजेआई की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके को फ्यूचर में अभी डेवलप करना इतने हाई लेवल पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पर आपको एक और चीज़ भी समझनी होगी कि जब आप अलग अलग एआईज़ का यूज़ कर रहे हैं, है ना, चाहे आप गूगल की बात कर लें, मेटा, अमेज़ॉन, चैट जीपीटी, एक अलग तरीके का सक्सेस हमें देखने मिल रहा है और इसी सक्सेस के साथ कुछ चीज़ें साथ में आती हैं जहाँ पर कुछ डेंजर या कुछ खतरे भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि बार बार देखिए एक सवाल देखने के लिए मिल रहा है कि जो एआई है वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकती है अलग अलग वे में। कैसे? सबसे पहले बात की जा रही है सुपर ह्यूमन।
सुपर ह्यूमन एआई, देखिए इस तरीके का डेंजर है। आपको एक मूवी याद है, आपने रजनीकांत की एक मूवी देखी होगी चिट्टी, राइट है ना, रोबोट, बिल्कुल उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि सुपर ह्यूमन एआई अगर आ गया, अगर मान के चलिए कोई ऐसा सुपर इंटेलिजेंट एआई यहाँ पर आ गया जो ह्यूमंस को स्लेव बना ले, ठीक है, तो एक पूरा जो सिनेरियो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डर किस बात का है, मैलिशियस ह्यूमन विद पावरफुल एआई। देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो एआई का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि लोगों कुछ मैलिशियस जो उनकी इंटेंशंस हो उनको फिलफिल करने के लिए, ठीक है, जैसे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना हो, डेमोक्रेसिक इलेक्शन हो उनके साथ छेड़छाड़ करना हो, या आप देखिए डीप फेक भी अभी आजकल बहुत चल रहा है, विच मीन्स जहाँ पे हेट फैलाने के लिए गलत गलत तरीके की चीज़ें फैलाई जा रही हैं डीप फेक एआई की मदद से, ठीक है। अब इसी तरीके की गवर्नमेंट के जो एजेंडा नहीं है उन्हें लोगों को भड़काने के लिए गवर्नमेंट तक पहुँचाना, या बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट या हमारे नेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के अलावा कई बार एआई की मदद से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इन्हें एक स्मार्ट वेपन की तरह यहाँ पर मिलिट्री में यूज़ करने की जगह डेंजरसली इसका इस्तेमाल देखने मिलेगा। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में बात की जा रही है विच इज़ द हाई कैपेबल एंड द इन स्क्रूटेबल। देखिए एआई कैपेबल तो है लेकिन ये अपने आप में बायस्ड भी है। क्यों, देखिए अभी जो कैमरा बेस्ड रिकॉग्निशन जो सिस्टम है, जो एआई बेस्ड सिस्टम है, आप उसे देखेंगे इट इज़ बायस्ड ऑल्सो। क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो एक्यूरेसी है फेयर स्किन को रिकॉग्नाइज करना वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप डार्क स्किन की बात करें तो वो आपको नहीं देखने मिलेगा। तो इस तरीके की जो इंटेंशंस हैं, अननोन बायसनेस है, ये भी कैटास्ट्रॉफिक हैं जो आगे फ्यूचर में जाके कोई ना कोई मुसीबत क्रिएट कर सकती हैं। सो एक और वे है, आप देखिए जो टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही है, मोस्ट रिसेंट अगर आप देखेंगे तो कंपनीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्यूटेशनल डेटा है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चैट जीपीटी को यहाँ पर क्या किया गया है, ओपन एआई ने डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्या करने लगी, इसका इस्तेमाल करने लगी हैं। उसी की वजह से मार्केट में कंपटीशन आपको देखने मिल गया। इसके बाद गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल सभी यहाँ पर एक तरीके की पब्लिक को क्या चाहिए उसको छोड़ते हुए एक तरीके के लड़ाई का पार्ट यहाँ पर बन गए हैं। ओके, अब इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, देखिए इंडिया को यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, और जो ये इशू है, ठीक है, एआई का, वो इंडिया में आज की डेट में हमें एब्सेंट देखने मिलता है, जिसको हमें दूसरों तक और जो इंडिया का पॉपुलेशन है वहाँ तक फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जब भी आप अडॉप्शन करेंगे एआई सिस्टम का, ऐसी लो इनकम कंट्रीज़ में अगर इनको अडॉप्ट किया जाता है तो आप देखेंगे इनके बहुत मिसयूज़ भी हो जाते हैं। तो हमें एक सिस्टमेटिक एवेल्यूशन करने की आवश्यकता है कि इंडियंस को क्या चाहिए, हमारे शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, हमें किस तरीके की मशीन टूल्स की आवश्यकता है, किस तरीके की एआई की हमें आवश्यकता है, एआई के आने से क्या पोटेंशियल है जो हमें पब्लिक में चेंज देखने को मिल सकता है, क्या हम हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन और गवर्नेंस के सेक्टर में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है विच आर मिसिंग राइट नाउ। जैसे यूरोपियन यूनियन ने अभी एक इनेक्ट कर दिया है एआई एक्ट, उसी तरीके से हमें भी इंडिया को भी आगे आने वाले खतरों को सोचते हुए और उनको प्रिवेंट करने के लिए किसी तरीके के एआई एक्ट को लाने की भी आवश्यकता है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ बात की जा रही है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज की। देखिए पिछले कुछ सालों से अगर आप बात करेंगे तो इंडिया और यूएस के जो डिफेंस टाइज़ हैं, या यूजुअली आप इंडिया यूएस के जो टाइज़ देखिए, यहाँ पर आपको बहुत उठापटक देखने के लिए मिल रही है। चाहे आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए और इंडिया का स्टैंड देख लीजिए, या यूनाइटेड स्टेट्स का डिफरेंट तरीके से सैंक्शंस लगाना देख लीजिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस लियोन ऑस्टिन ट्रैवल की बात करें, रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने अभी रिसेंटली में इंडिया में ट्रैवल किया, और यहाँ पर जो बहुत सारे डिफेंस पार्टनरशिप टाइज थे, जो कोऑपरेशन थे, या जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डोमेन्स हमें देखने मिले हैं, उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट वापस से आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है उसको यहाँ पर अनाउंस किया गया।
इसी के अलावा आप देखेंगे इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ द ICET, उस पर भी एक एग्रीमेंट यहाँ पर जो कि ऑलरेडी 2022 से चल रहा है, उसमें भी स्पीडी रिकवरी और उसको स्पीडी लॉन्च करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एक जो रोड मैप है कि कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन यूएस की मदद से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से जो इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस मिशन है, इंडिया उसको यहाँ पर क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। बिकॉज अगर आप आज की डेट में यूएस की बात करेंगे तो उनका स्ट्रैटेजिक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे हैव एडवांस लेवल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। सो व्हाट इंडिया नीड्स है कि हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम द USA और अपना एक जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर एनविजन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड, जहाँ इंडिया पीछे हट रहा है, दीज आर द टू बेसिक पॉइंट विच इज़ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड द ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की अगर हम बात करें जो इस विजिट के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ द बायलैटरल डिफेंस रिलेशन, जिसमें आप देखेंगे एक प्रमोट होगा, एक कोलैबोरेशन आपको देखने मिल जाएगा डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में, एक रोड मैप यहाँ पर तैयार होगा। इसी के साथ एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है विच इज़ द इंडस एक्स, जो कि यहाँ प्रोवाइड करेगा एक नया इम्पेटस फॉर द डिफेंस इनोवेशन इंगेजमेंट बिटवीन दीज टू कंट्री। Okay, so before going much deeper into this particular article, let's understand about the ICET program. ICET program की अगर हम बात करें तो देखिए इसको लॉन्च किया गया था, जो US प्रेसिडेंट है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्वाड समिट 2022 की जो क्वाड समिट हुई थी उसमें इसको लॉन्च किया था। गोल क्या था, जो इंडिया और US की जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है, चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात कर लीजिए, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात कर लीजिए, उसको एलिवेट करना और एक्सपैंड करना, गवर्नमेंट के बीच में, बिजनेसेस के बीच में और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इन दोनों कंट्रीज़ के, वहाँ पर ये पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट को आगे ले जाना। इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी और को भी स्ट्रेंथनिंग करने की बात यहाँ पर करेगा। ऑल्सो दिस इनिशिएटिव वुड हेल्प द फॉर्ज लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट, अकेडमिक्स एंड द इंडस्ट्री, जहाँ पर आप AI सेक्टर की बात कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात सकते हैं, 5G, इनफैक्ट 6G, बायोटेक, स्पेस और सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भी यहाँ पर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की गई है। सो बेसिकली अंडर ICET यहाँ पर 6 फोकस एरियाज़ को देखा गया है, जहाँ पर स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, स्पेस, STEM line which is the science technology engineering in maths and next generation telecom के डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। देखिए, इसी के साथ जब इंडिया और US के डिफेंस कोऑपरेशन की बात की जाती है, देयर इज़ वन प्रोजेक्ट विच इज़ द DTTI विच इज़ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो एम्बिशियस है उसको माना जाता है कि इट इज़ बीइंग टू एम्बिशियस और कहीं ना कहीं एक मेल स्ट्रॉम के अंदर या ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस या टेक्निकल रिलेटेड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बीच में ये फंस जाता है। देखिए, अगर हम DTTI की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था, क्रिएट किया गया था 2012 में अंडर, बेसिकली अगर आप इस टाइम फ्रेम को याद करेंगे तो हम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। एम अगर हम बात करें तो इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो था एक कोऑपरेशन जो है इंडिया और US के डिफेंस प्रोडक्शन ट्रेड सेक्टर्स को यहाँ पर इम्प्रूव करना, ताकि एक यूनिक नेशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया जा सके। यहाँ पर 4 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स को भी बनाया गया था, जिसमें आपको लैंड, नेवल, एयर और एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी इसके अंदर लॉन्च किया गया था। सो दीज आर द फ्यू स्पेसिफिक पॉइंट जिनको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चलिए, एक आर्टिकल यहाँ पर आया है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है, नेशनल एस्टिमेशन यहाँ पर किया गया है फॉर द डायबिटीज़ एंड दी अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़, जिसने ये डेटा, एक शॉकिंग डेटा यहाँ पर रिवील किया है कि लगभग 31 मिलियंस
मोर मतलब एग्जिस्टिंग नहीं, जो थे उनके अलावा भी 31 मिलियन इंडियंस डायबिटिक हो जाएंगे इन दी फोर, हो चुके हैं इनफैक्ट 2019 से 21 के बीच में। इस स्टडी ने और क्या चीज़ें देखी हमें बताई हैं। देखिए बहुत सारे शॉकिंग डेटा हमारे सामने, याद रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन इसको पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए 101 मिलियन पीपल विद डायबिटीज़, 136 मिलियन पीपल विद द प्री डायबिटिक। एडिशनली अगर हम बात करें तो 315 मिलियन पीपल विद हैविंग द हाई ब्लड प्रेशर, 254 मिलियन हैड द जनरलाइज ओबिसिटी। इसके अलावा एब्डोमिनल ओबिसिटी आप देखेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया जहाँ पे आप देखेंगे फैट कलेक्ट्स इन आर्टरीज एंड पुट्स इंडिविजुअल एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक्स एंड द स्ट्रोक। वहीं आप LDL विच इज़ द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल आपको देखने मिलेगा। सो ये सारी जो स्टडी हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी शॉक करने वाली हैं। नाउ द क्वेश्चंस का कि अगर ऐसी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ क्या होते हैं। देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ या जिन्हें हम NCDs बोलते हैं, ये ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ हैं, दे टेंड टू बी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर। मेन टाइप ऑफ NCDs को हम यूजुअली काउंट करते हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर, जैसे जिसमें आपको हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक देखने मिलेंगे, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज़, डायबिटीज़ जैसी चीज़ें आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेंगी। कारण क्या हो सकते हैं, ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, ये एनवायरमेंटल भी हो सकती हैं, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और बहुत सारे रीजंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सिग्निफिकेंस स्टडी का मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डायबिटीज़ एंड द अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन एस्टीमेट किए जा रहे हैं लोगों में। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो चीज़ें और जानना ज़रूरी है। सबसे पहले क्योंकि डायबिटीज़ को यहाँ पर बार बार रिपीट किया जा रहा है, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग अबाउट द डायबिटीज़ ऑल्सो। देखिए डायबिटीज़ क्या होता है, ये तब अगर होता है जब आपका जो पैनक्रियाज होता है, ठीक है, जो पैनक्रियाज ग्लैंड होते हैं आपकी बॉडी के, जब वो इंसुलिन प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं या जब आपकी बॉडी एक गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को यहाँ पर रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से जो आपके सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक है और जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म और उसके साथ जो सेल डिवीजन या ग्रोथ है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इंसुलिन के साथ ही अगर हम बात करें तो एक बहुत ही क्रूशियल लो प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे लीवर हेल्थ, मसल, फैट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में। जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए हंगर बढ़ जाती है, थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सट्रीम फटीग, सोर मतलब ऐसे घाव जो बहुत आसानी से हील नहीं होते, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलते हैं। यूजुअली विमेंस में अगर आप बात करेंगे तो यूरिनरी UTI, ईस्ट इन्फेक्शन, ड्राई या इची स्किन इसका एक पार्ट देखने मिल जाएगी। उसके अलावा मेंस में भी बहुत सारी कंडीशन देखने मिलेगी जिसमें डिक्रीज सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पुअर मसल स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलती है। डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है, देखिए यूजुअली डायबिटीज़ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, डायबिटीज़ 1 एंड डायबिटीज़ 2। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करेंगे तो जो बॉडी है, बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल या नो इंसुलिन फर्स्ट थिंग। देयरफॉर क्या ज़रूरत होती है, डेली इंजेक्शंस इंसुलिन के ज़रूरत हो जाते हैं ताकि ब्लड ग्लूकोज जो है उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। ये किसी भी एज में हो सकती है, स्पेसिफिकली आप देखेंगे जो बच्चे या जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ देखने मिलती है। वहीं अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इन दिस द बॉडी इज़ नॉट एबल टू यूज़ द इंसुलिन दैट इट प्रोड्यूस, विच मीन्स पहली कंडीशन में क्या हो रहा था, या तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, या फिर बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पा रही है। दूसरे में क्या हो रहा है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। सो इन दैट केस यहाँ पर क्या होता है, रेमेडी क्या है, दिस इज़ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे, हेल्दी डाइट आप लेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ को यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। सम पीपल विद टाइम में ऑल्सो टेक ओरल ड्रग्स और इंसुलिन टू कीप देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर द कंट्रोल। सो इट इज़ बेसिकली मोर कॉमन इन दी अडल्ट एंड 90% मोस्टली केसेस जो आपको देखने मिलेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ के देखने मिलेंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द GDM विच इज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज़।
यहाँ पर होता क्या है, ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे जनरेट कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। सो यहाँ पर एक और चीज़ देखी गई है कि जैसे ही कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, जैसे ही मदर यहाँ पर प्रेगनेंसी से हटती हैं, वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये डिसअपियर हो जाती है, बट इट अफेक्ट्स द वुमेन एज वेल एज द चिल्ड्रन, और इसकी वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है भविष्य में किसी भी बच्चे को या माता को होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन कम, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, उसको लिखते चलिए। डायबिटीज़ मेलिटस, 2 शब्द आपको देखने मिलेंगे, और डायबिटीज़ इंसिपिडस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? देखिए, डायबिटीज़ मिलिटस इज़ व्हाट मोस्ट पीपल मीन बाय डायबिटीज़. It is when your pancreas does not produce enough insulin to control the amount of glucose or sugar in your blood. वहीं डायबिटीज़ इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो ये रेयर कंडीशन होती है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंसुलिन प्रोडक्शन बाय द pancreas. Basically, what happens here, if a person has diabetes insipidus, his kidney produces a lot extra urine, and the loss of fluid makes the patient suffering from the diabetes insipidus really thirsty. There are 4 type of diabetes insipidus, जहाँ पे सेंट्रल, नेफ्रोजेनिक, डिस्पोजेनिक और जेस्टेशनल, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो ये एक पहली चीज़ आ जाती है। नाउ द क्वेश्चंस का, इस रिपोर्ट के साथ और हमें क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो स्टडी हुई है, यहाँ पर इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि आप देखेंगे पिछले कुछ 4 सालों में तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एब्डोमिनल ओबेसिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, विच मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग दी गुड लाइफ स्टाइल। सो इज़ देयर एनी प्रोग्राम दैट इंडिया इज़ डूइंग? येस, इंडिया में आप सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे विच इज़ NPCDCS. Okay, it is the National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and the Stroke, जिसको लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे विच इज़ TCCC, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जो टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटीज़ हैं, जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, उनके लिए यहाँ पर लाया जाए। वहीं ताकि लोग अफोर्ड कर सके दवाइयों को, हमारी गवर्नमेंट एक और स्कीम लेके आई है विच इज़ दी अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। इसी के अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा, ऑल्सो दी जन औषधि स्टोर। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द प्रोग्राम्स जिसको पार्ट लिया गया है। क्या सिर्फ इतना ही नहीं, NCD बहुत ही ज़्यादा घातक है, और इसी के कारण एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम 2030 का SDG प्रोग्राम भी बोलते हैं, उसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट्स को यहाँ पर कमिट किया है कि वो अपना जो नेशनल रिस्पॉन्स है फॉर दी जो NCD डिसीज़ेज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये काम करेंगी। सो इसी के लिए WHO बहुत लीडरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है, अब बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, सो दैट दे कैन रिड्यूस दी NCD डिसीज़ेज़। ऑलराइट, चलिए बात की जा रही है बिम्स्टेक और बैंकॉक विजन के बारे में। देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम बिम्स्टेक बोलते हैं, उसका समिट यहाँ पर बात कर रहा है कि वो जैसे ही यहाँ पर एंड होगा, यहाँ पर विजन 2030 विच इज़ द बैंकॉक विजन, उसे अडॉप्ट किया जाएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि पहले तो आप बिम्स्टेक के बारे में क्या जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बिम्स्टेक में आपको कौन कौन कंट्री देखने मिल जाएंगी। येस, वन इज़ दी बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, देन म्यांमार एंड दी थाईलैंड, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, विच मीन्स 5 आर फ्रॉम दी साउथ एशिया एंड 2 आर फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दिस जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये फोर्स में आई थी 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। इनिशियली अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, जिसे बिस्टेक के नाम से जाना जाता था, लाइक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड द थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये रीनेम किया गया विद द बिम्स्टेक इन 1997
following by the inclusion of the Myanmar and with the admission of the Nepal and Bhutan in the 2004 जो नेम है इस ग्रुप का उसे चेंज कर दिया गया और ये बन गया बे ऑफ बंगाल initiative for multi-sectoral technical and the economic cooperation. So BISTEC या BIMSTEC तब तक नाम क्यों था? तब आप देखेंगे इसमें आपको B से बांग्लादेश देखने मिल जाएगा, I से इंडिया देखने मिल जाएगा, M से म्यांमार जुड़ा था 1997 में, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड. इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वजह से बिम्स्टेक है और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं जब वो नेपाल और भूटान को काउंट नहीं करते. तो ये पहली चीज़ आप याद रखेंगे. नेक्स्ट द क्वेश्चंस कम कि ये बैंकॉक विजन 2030 क्या है. देखिए जब हम बैंकॉक विजन 2030 की बात करेंगे तो ये यहाँ पर एक जैसा मैंने आपको बताया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक ग्रुप है. 2022 में बिम्स्टेक चार्टर को अडॉप्ट किया गया था जिसने फाउंडेशन किया था कि फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. बैंकॉक विजन 2030 सीख करता है एक proper BIMSTEC toward a region that is prosperous, resilient and the open moving in a forward-looking trajectory for the sustainable and the balanced growth. A eminent group of a person has been introduced for monitoring progress in all these 7 sectors. ये ड्राफ्ट प्रपोजल की अगर हम बात करें तो जो 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जिसे hosted by the Thailand in the March 2023 had discussed and approved the draft text of the BIMSTEC Bangkok Vision 2030. गोल इसका क्या है? यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रखते हुए थाईलैंड बायो सर्कुलर ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर काम करना. ठीक है. ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है विद द बिम्स्टेक विजन 2030. ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.